चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। लोकसभा कार्यवाही जारी है और गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। वो समझ ही नहीं पाते कि फर्क क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर, अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं थी। किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार, अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध, राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। मान्यवर, कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे, इसकी कल्पना कर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी न्याय बने, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप
हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं, सुझावों को आमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए। और ये सब कर हम ये कानून लेकर आए थे। 11 अगस्त 2023 को ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इन 3 विधेयकों को मैं यहाँ लेकर आया और आपने उसको गृह विभाग की स्थायी समिति को विचारार्थ भेज दिया। मान्यवर, वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई। 10 नवंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्यसभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, ये सब सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे। इसलिए उसको जस का तस रखने की जगह मैंने पुराना बिल रिपील कर विड्रॉ कर नया बिल लेकर मैं आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार विमर्श के बाद मान्यवर बिल मैं सदन के सामने रखा है। मान्यवर, मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून आए हैं, न्याय, समानता और निष्पक्षता, ये 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना कर अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। फॉरेंसिक साइंस को इसके अंदर बहुत तवज्जो दी गई है और इसके माध्यम से, ये कानूनों के माध्यम से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए पुलिस, लॉयर्स और न्यायमूर्ति सभी पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम भी इस कानूनों के माध्यम से हुआ है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं, 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। मान्यवर, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, एक लंबे अरसे बाद, अटल जी की सरकार ने भी ये प्रयास किया था, परंतु एक मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया था, इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएंगी। हमने कहा था
हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान हो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई, हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने का। हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है मोदी जी ने ये पार्टी के वादे को आज पूरा करने को। मान्यवर, न्याय एक बहुत अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी, न्याय एक सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान ने राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय की कई परिभाषाएं बनाकर हमारे लिए रखी है और ढेर सारे अनुच्छेद में 38, 39 से 142 में इसका जिक्र भी किया है। मगर जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से होगा। न्याय अनेक प्रकार के हैं, मैं इसका स्वीकार करता हूं। बड़ी पवित्र संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी है, परंतु जनता डे टू डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। और आज मैं ये जो 3 बिल लेकर आया हूं, मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, वो बिल इस बिल के माध्यम से होगा। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य मान्यवर न्याय होता है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों एक न्याय का मजबूत प्रशासन देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 के बीच में काम की बंटवारा किया है और आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं परंतु न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये न्याय यहां पर कानून बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और इसका बाकी रहा हुआ इम्प्लीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। ये तीनों अंग इकट्ठा होकर इस देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली को प्रस्तापित करेंगे। और न्याय, जैसा मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है। इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। तो संतुलन बनाते हुए नए कानून में लेकर आया हूं। यहां पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाली कानून थे,
अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इसका यहां पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। मान्यवर, कई लोगों ने अलग अलग सुझाव करे हैं। पहले मैं बिल के बारे में बताकर इसका जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर कि जो बिल लेकर मैं आया हूं वो ढेर सारी नई चीजों को भी इसमें जगह देने वाला बिल है और इसका उपयोग करने वाला बिल है। इन्वेस्टिगेशन को हमने फॉरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कोर्ट पर भी ढेर सारे समय को कम करने के प्रावधान पर हमने डाले हैं। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। एक कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणालिका में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा। निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहां इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है। जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा, परंतु ढेर सारी चीजों को हमने पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का भी इस कानून के माध्यम से काम किया है। और विक्टिम सेंट्रिक कानून जब मैं कहता हूं तब मान्यवर हमने ढेर सारा विक्टिमों को बीएनएसएस में 360 तो अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, इंफॉर्मेशन का अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है, नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है, 0 एफआईआर को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। एफआईआर, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी
प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। मान्यवर, मैं अब तीनों कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को आपके सामने और आपके माध्यम से ये सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय न्याय संहिता की मैं पहले बात करूंगा मान्यवर, और जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। माननीय, शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर, और उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार। और आप सुन रहे थे अमित शाह गृह मंत्री को